जय हिंद दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल D2M यानी डायरेक्ट टू माइंड एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, ये बिहार एसएससी इंटर स्तरीय का सेट प्रैक्टिस है जो कि द प्लेटफॉर्म यानी रुक्मणी पब्लिकेशन के वॉल्यूम 2 से 5वां नंबर सेट लिया गया है। आपको पता है कि हमारे चैनल पर भी लगातार सेट प्रैक्टिस चलाया जा रहा है जिसमें दो बुक को कवर किया जा रहा है। एक तो खान सर के बुक को और दूसरा जो है रुक्मणी पब्लिकेशन यानी द प्लेटफॉर्म को। अगर आप मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। इससे क्या होगा कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। इस वीडियो का पीडीएफ पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक कर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और वहां से आप वीडियो का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ वॉल्यूम 1 भी समाप्त हो चुका है। उन सब वीडियो को देखने के लिए प्लेलिस्ट से जाकर के आप सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो आइए हम एक करके प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न संख्या 1 से कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत के इतिहास के सही कालानुक्रम को दर्शाता है। यानी आपका साम्राज्य दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है कि नंबर 1 पे कौन होगा। इसके बाद तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी सबसे पहले मौर्य साम्राज्य आया था, इसके बाद गुप्त साम्राज्य, फिर जो है वो दिल्ली सल्तनत, इसके बाद मुगल साम्राज्य। इसके हम शासन की और अंतिम और संस्थापक की बात कर ले तो देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य का जो शासन कितने वर्षों तक किया था, तो 322 बीसी से लेकर के मौर्य साम्राज्य 185 बीसी तक इन्होंने जो है शासन किया था। इस वंश का संस्थापक कौन था, तो जो है चंद्रगुप्त मौर्य रहे थे इसके वंश के संस्थापक। जबकि अंतिम शासक की बात कर ले तो मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन था दोस्तों, तो बृहद्रथ। नोट करिए, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछता ही है। बात करते हैं गुप्त वंश की, तो गुप्त वंश का जो शासनकाल रहा था दोस्तों 3री शताब्दी के लगभग मध्य से 6ठी शताब्दी के मध्य तक लगभग माना जाता है। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। अगर इसके हम शासक की बात कर ले या प्रथम संस्थापक की बात कर ले तो प्रथम शासक कौन थे, तो श्रीगुप्त था। यही जो थे वो गुप्त वंश का संस्थापक था। और इसके इस शासक का जो है दोस्तों शासन का साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, तो विष्णुगुप्त। नोट करिएगा कौन था, विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त से आप कौटिल्य और चाणक्य को नहीं जानेंगे, बल्कि ये भानुगुप्त को विष्णुगुप्त भी कहा गया है। नोट करेंगे क्या, भानुगुप्त इस वंश का अंतिम शासक था। बात करते हैं इसके बाद सल्तनत काल की बात करते हैं दोस्तों, यानी दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं। तो इसका जो शासन सेशन रहा था वो 1206 ईस्वी से लेकर के यानी एडी से लेकर के 1526 एडी तक इसका रहा था। इसके प्रथम शासक कौन था, तो इसका प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, जबकि अंतिम शासक जो था दोस्तों वो इब्राहिम लोदी था। इसको नोट करिएगा। और अंत में चलता है मुगल वंश। तो मुगल वंश के संस्थापक कौन रहा था, बाबर, जबकि अंतिम शासक बहादुर शाह जफर था। तो उम्मीद करते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे घूम मठ भारत के किस राज्य में स्थित है। आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4, पश्चिम बंगाल। ये घूम मठ पूछा है, एक बार क्वेश्चन में पूछता है, कई बार क्वेश्चन पूछा है तवांग मठ कहाँ है, जो कि सबसे फेमस और सबसे बड़ा मठ है। तो तवांग मठ है अरुणाचल प्रदेश में। जबकि एक रूमटेक भी मठ है। नोट करिएगा। तो रूमटेक मठ कहाँ है दोस्तों, तो रूमटेक मठ जो है दोस्तों ये सिक्किम में है। तो अगला प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, इसका 4 नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है कि किस बैंक को भारत में बैंकर ऑफ द ईयर 2023 का खिताब दिया गया। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, फेडरल बैंक को बैंक ऑफ द ईयर 2023 का खिताब दिया गया। जबकि आरबीआई के गवर्नर कौन, आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को, नोट करिएगा, शक्तिकांत दास को बैंक ऑफ द ईयर शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। कौन सा अवार्ड से, गवर्नर ऑफ द ईयर को, इसे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है। आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1, विश्वभूषण हरिश्चंद्र। अच्छा, मंगू भाई छगन भाई पटेल कहाँ के हैं, तो ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं। जबकि शिव प्रताप शुक्ल कहाँ के हैं, तो शिव प्रताप शुक्ल जो है दोस्तों हिमाचल प्रदेश के हैं। और खम्बमपति हरिबाबू ये कहाँ के हैं, ये मिजोरम के राज्यपाल हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि फिलिस्तीनी लोगों के साथ संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस 2023 दुनिया भर में कब मनाया गया। सही आंसर लगाएंगे 5 का, ऑप्शन नंबर 1, 26 नवंबर 2023 को। अगला प्रश्न है कि 20वीं शताब्दी के पहले दशक के दौरान किस स्थान को भारतीय राष्ट्रवाद का तंत्रिका केंद्र माना जाता है। सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4, बंगाल को राष्ट्रवाद का तंत्रिका देश केंद्र माना जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन अधिमहाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था। तो आपसे पूछा है गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था, तो बता दें आपको कि
दो पार्ट में बांटा गया था, एक तो अंगारा लैंड था, दूसरा गोंडवाना लैंड। आपसे पूछा है कि गोंडवाना लैंड का हिस्सा कौन नहीं था, आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3 फ्रांस। अच्छा, तो कौन कौन सा ऐसा देश था जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, तो ध्यान में रखेंगे एक तो भारत, और भारत तथा समवर्ती देश कौन कौन, ऑस्ट्रेलिया, नोट करिएगा ऑस्ट्रेलिया, इसके बाद दक्षिण अमेरिका यानी यूएस, साउथ जो है साउथ यूएस दक्षिण अमेरिका, इसके बाद अंटार्कटिका, दक्षिणी अफ्रीका और मेडागास्कर जो है ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा माना जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है नेत्र क्या है, तो नेत्र जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 लगाएंगे, मानव रहित विमान है। अगला प्रश्न देखेंगे, कहते हैं कि संत कबीर सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो संत कबीर सम्मान जो है दोस्तों बुनाई के क्षेत्र में दिया जाता है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट होगा। संत कबीर के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, इनका जो जन्म कहाँ हुआ था, तो संत कबीर दास का जो जन्म हुआ था वो वाराणसी के, नोट करिएगा कहाँ हुआ था, वाराणसी के जो है लहरतारा में हुआ था। कहाँ हुआ था, लहरतारा में हुआ था। जबकि इनकी समाधि स्थल कहाँ है, तो मगहर में इनकी समाधि स्थल है। ठीक है, अच्छा, इस संत कबीर के गुरु कौन थे, तो संत कबीर के जो गुरु थे दोस्तों वो रामानंद थे, जो कि एक वैष्णव संप्रदाय से जुड़े हुए थे, यानी वैष्णव संत थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है 4 साल के लिए निरंतर सबसे शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार यानी कौन सा दिया जाता है, तो सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2 खेल रत्न पुरस्कार। पहले इसका नाम क्या था, तो ध्यानचंद पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, मेजर ध्यानचंद के नाम से। अब जो है नाम इसका बदल करके खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। लेटेस्ट में खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला था, तो ध्यान में रखेंगे रोहित शर्मा को जो है दोस्तों, जो कि क्रिकेट से संबंधित है, इनको अभी लेटेस्ट में यानी लास्ट खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है भारत और डैश के बीच यानी किस देश के बीच में संयुक्त अभ्यास विनबैक्स 2023 का संस्करण दिसंबर 2023 में आयोजित किया गया, तो 11 का सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2। एक तो इंडिया और दूसरा आप विन से वियतनाम बांग्लादेश नहीं जाएंगे बल्कि क्या लगाएंगे, वियतनाम। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। 12 नंबर प्रश्न है कि दक्षिणी सूडान की राजधानी कहाँ है, तो दक्षिण सूडान की बात आती है तो बता दें आपको इसकी राजधानी जुबा यानी ऑप्शन नंबर 2। अच्छा, दक्षिणी सूडान जो है दोस्तों ये अलग राष्ट्र कब बना, तो दक्षिणी सूडान आपको कई बार एग्जाम में पूछ देता है। तो दक्षिणी सूडान जो है दोस्तों 9 जुलाई 2011 को सूडान से अलग होकर के, जो कि एक अफ्रीकी देश है, सूडान अफ्रीकी देश है, उससे ये 9 जुलाई 2011 को अलग हो गया। अब सूडान की बात आता है तो सूडान की राजधानी कहाँ है, तो खार्तूम, ध्यान में रखेंगे। जबकि फिजी की राजधानी कहाँ है, सुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जुबा। यानी आपसे पूछा है कि दक्षिणी सूडान का, तो आंसर लगाएंगे 2। अगला प्रश्न है कहता है कि वाटर पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो वाटर पोलो में कितना होता है, आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2 7। जबकि पोलो में कितना होता है दोस्तों, तो लगाएंगे 4। वाटर पोलो बड़ा लेटर है 7 लगाइए, पोलो छोटा है 4 लगाइए। अगला प्रश्न देखेंगे सुंगुल समिति जिसने 2011 में रिपोर्ट प्रस्तुत की किससे संबंधित है, आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रमंडल खेलों की घोटाला से संबंधित है सुंगुल समिति। ये सब VVI क्वेश्चन एकदम दिमाग में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2023 को सार्वजनिक क्षेत्र के किस उपक्रम को आपदा प्रबंधन में गोल्डन पिकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। VVI क्वेश्चन जहां छापना है छाप लीजिए, ये एग्जाम में छपेगा। तो गोल्डन पिकॉक पुरस्कार जो है दोस्तों किसे दिया गया है, आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1 REC को, किसे, REC लिमिटेड को। ये ली मतलब लिमिटेड है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में पूरे भारत में एक समान सिविल संहिता उल्लेख है। VVI क्वेश्चन है, इसको छपेगा एग्जाम में, नोट करिएगा। तो समान सिविल संहिता का जिक्र किया है, आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता का उल्लेख मिलता है। जबकि अनुच्छेद 40 में क्या है, तो ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान है। जबकि अनुच्छेद 39 में क्या है दोस्तों, तो अनुच्छेद 39 के तहत राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 50 में क्या है, तो अनुच्छेद 50 के तहत कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण का प्रावधान किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कहता है कि मशहूर टीवी सीरियल रामायण के निर्माता कौन थे, तो आप बार बार सुनते होंगे रामानंद सागर, आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 33
33 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर जहां अशोक के स्तंभ मौजूद हैं में बैल का प्रधान है, यानी बैल प्राप्त हुआ है? तो आंसर लगाएंगे बिहार के ये पश्चिमी चंपारण। कहां है दोस्तों? तो बिहार का एक पुरातात्विक स्थल कहां है? रामपुरवा। कहाँ है ये? रामपुरवन, जो कि पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। यहाँ से बैल प्रधान अशोक के स्तंभों में से एक रूप में ये जाना जाता है, यानी रामपुरवा से ये मिला है। अच्छा, लौरिया नंदनगढ़ से क्या मिला है? तो लौरिया नंदनगढ़ से दोस्तों सिंह और मोर का साक्ष्य मिला है, ध्यान में रखेंगे, सिंह और मोर। जबकि सारनाथ और सांची से क्या लिया गया है? तो सारनाथ और सांची से स्तंभ के ऊपर एक साथ 4 सिंहों की आकृति मंडित की गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 में किस देश को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया है? आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1, जापान को हरा करके। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी उस समय वायसराय कौन था? तो 35 का आंसर मैं बता दूं, इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार सब क्वेश्चन पूछता भी है। तो आपको बता दूं कि भारत की राजधानी पहले क्या थी? प्रारंभ में कलकत्ता थी। कहां थी? प्रारंभ में कलकत्ता थी, जिसे 1911 ईस्वी में, कब? 1911 ईस्वी में बदल करके दिल्ली को नई राजधानी घोषित की गई थी। बता दें कि राजधानी परिवर्तन की घोषणा जो है ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम, कौन? जॉर्ज पंचम जो है दोस्तों के द्वारा 12 दिसंबर, नोट करिएगा, 12 दिसंबर 1912 ईस्वी को दिल्ली के दरबार में की गई थी। ये इस समय 1911 में तो जिक्र हुआ था, पूर्ण रूप से बना कब? 1912 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, यूनानी रोमन कला को निम्नलिखित में से कहां स्थान प्राप्त हुआ है? आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2, गांधार में इसका स्थान प्राप्त हुआ है। यानी मथुरा कला और यूनानी रोमन कला, जिसको आप गांधार कला भी कहते हैं, का विकास जो है कुषाण राजवंश के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? कुषाण राजवंश के शासनकाल में यह हुआ था। तो आपका बार बार इस क्वेश्चन में पूछेगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, कहता है कि निम्नलिखित में से वह स्थान कौन सा है जिसे यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में अभी तक मान्यता नहीं दी गई है? आंसर लगाएंगे राजगीर। अभी तक यहां पर विश्व विरासत स्थल का मान्यता नहीं प्राप्त है। अगर आपके दिमाग में आएगा अजंता अलोरा, तो पहला आंसर आप काटेंगे फतेहपुर सीकरी। अगर इसके दिमाग में, आपके दिमाग में ये आता है तो आप बिल्कुल गलत होंगे। 1986 ईस्वी में जो है दोस्तों फतेहपुर सीकरी को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध कर दिया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, यूरेनस सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में कितना समय लगाता है? तो 38 का जो सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3, 84 वर्ष। कितना? 84 वर्ष। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। इस ग्रह को हम लुढ़कता हुआ भी ग्रह कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसा ये प्रतीत होता है। साथ ही साथ ध्यान में रखेंगे कि और इसी को यूरेनस को ही हम अरुण ग्रह के भी नाम से जानते हैं। तो अरुण ग्रह पर जो है एक शीत ग्रह है जिसके वायुमंडल में मीथेन गैस की जो है प्रधानता है। किसकी? मीथेन गैस बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर उपलब्ध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1, कृष्णा नदी पर स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट का प्रयोग कब किया गया था? 40 का सही आंसर लगाएंगे। भारत में शून्य आधारित बजट का प्रयोग सर्वप्रथम 1983 से 84 के दौरान, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में किया गया था। कब? किस विभाग में? विज्ञान एवं, यानी आईटी सेक्टर में, ध्यान में रखेंगे, है ना, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में किया गया। तथा बाद में वर्ष 1987 से 88, समझे रखेंगे, ठीक है, 1987 से 88, माफ कीजिएगा, 88 में समस्त मंत्रालय में इसे लागू कर दिया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्राथमिकता क्या है? तो आपको मैंने कई बार आपको एक ट्रिक बताया है और आप जानते, अगर भूल जाएंगे तो ध्यान में रखिएगा। इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर 1 होगा, कृषि का विकास। तो आप एक नोट याद रखिएगा, कुशाग्रो, आपसे जितना पूछता है आप इतना काफी है। कुशाग्रो K4, यानी प्रथम 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, यानी आपसे पूछ रहा है ये दिया हुआ पंचवर्षीय योजना पर चलेंगे। प्रथम क से कृषि, दूसरा उ से उद्योग, तीसरा जो है वो स्वावलंबी, तीसरा आत्मनिर्भरता, पांचवा, चौथा जो है आत्मनिर्भरता, पांचवा जो है गरीबी पे, और छठा जो है
छठा माफ कीजिएगा, यहाँ पर आर ओ होगा तो आर फोर, सातवां जो छठा जो है रोजगार से संबंधित था। तो आपसे जो पूछ रहा है ऑप्शन नंबर 1 लगाएंगे, कृषि का विकास। अच्छा, ये किस मॉडल पे आधारित था दोस्तों? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है दोस्तों वो हैराल्ड मॉडल पे आधारित था, जबकि दूसरा पीसीला महालनोबिस पर, और तीसरा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा, तीसरा जो है वो जॉन सैंडी, किसके नाम पे? जॉन सैंडी एवं सुखमय चक्रवर्ती मॉडल से ये सुखमय, हाँ सुखमय, नोट करिएगा, सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर ये तीसरी पंचवर्षीय योजना आधारित थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ है? सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर कौन सा? 3, वाराणसी में। यहीं पर एक मणिकर्णिका घाट भी है, ध्यान में रखेंगे। इसके बारे में आपको मैं एक डायरेक्ट पॉइंट बताऊं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान में रखिएगा। इसके बारे में जो है ह्यूरोज ने कहा था कि विद्रोहियों में वह एकमात्र मर्द थी। क्या था? ये विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। ये किसने कहा था? तो ह्यूरोज ने, नोट करिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, कहता है कि इनमें से किसने गांधी जी को ब्रिटिश भारत की यात्रा करने और वहां की भूमि और लोगों के बारे में जानने की सलाह दी थी? तो सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले से संबंधित एक इंपॉर्टेंट फैक्ट कि ये कौन थे? ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, जबकि महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे दोस्तों? तो आध्यात्मिक गुरु नारायण गुरु थे, नोट करिएगा। कौन थे? नारायण गुरु। गोपाल कृष्ण गोखले जो है दोस्तों 21वीं कांग्रेस महागठबंधन अधिनियम का, कांग्रेस अधिवेशन का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 21वीं अधिवेशन जो कि 1905 ईस्वी में हुआ था, उसकी इन्होंने अध्यक्षता भी की थी। कौन? किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास के लक्ष्यों में से एक है? तो भूखमरी बिल्कुल सही है, शून्य भूखमरी, माफ कीजिएगा, शून्य भूखमरी, जलवायु कार्रवाई, जल के नीचे जीवन और गुणवत्तापरक शिक्षा, यानी ये सब चारों जो है वो क्वालिटी है जिससे सतत विकास जो है लक्ष्यों में से एक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ABCD चारों। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, 44 के बाद 45 नंबर, हाँ 45 नंबर प्रश्न है क्या दोस्तों, देख लीजिए। कहता है कि बक्सर का प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? तो बक्सर की जो प्रसिद्ध लड़ाई हुई थी दोस्तों वो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर 1 सही, 2 आंसर सही होगा। अच्छा, किसके किसके बीच में? तो बक्सर की लड़ाई ब्रिटिश सेना और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम जो कि बंगाल का नवाब था, और सुजाउद्दौला जो कि अवध के नवाब था, कि संयुक्त सेना के बीच में ये लड़ी गई थी। बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने युद्ध में संयुक्त बलों को हरा दिया था। तो यानी इस सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 61 अब आपको मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन जहां तहां से दिया हुआ है। 61 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत का मसालों का उर्वरक क्षेत्र जो है कौन सा है? सही आंसर लगाएंगे केरल, सबसे अधिक मसाला यहीं पर उत्पादित किया जाता है। अगला प्रश्न कि भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू किया गया? आंसर लगाएंगे 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन नंबर 2। ध्यान में रखेंगे कि 26 नवंबर 1949 को नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद 5 से लेकर के 9 को जो है वो स्वतः लागू कर दिया गया था, यानी अपने आप ये लागू हुआ था। अच्छा, नागरिकता का जिक्र आया है तो ये संविधान के किस भाग में है? तो संविधान के भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान है और अनुच्छेद 5 से 11 तक। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कि भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की जाती है? सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 52 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है कि पंचायत समिति के सदस्य यानी कैसे चुने जाते हैं? तो पंचायत समिति के सदस्य जो हैं दोस्तों प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चीन में गृह युद्ध का शुरुआत कब हुई थी? तो चीन में गृह युद्ध का शुरुआत जो है दोस्तों 65 का, ऑप्शन नंबर 4 लगाइए, 1928 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहता है। 66 नंबर प्रश्न है कि बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा क्या है? तो बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा है बांग्ला, ऑप्शन नंबर 4 सही है। बेलारूस की राजधानी क्या है? तो बेलारूस की राजधानी आप लगाएंगे मिन्स्क, ऑप्शन नंबर 4। जबकि ब्रुसेल्स जो है दोस्तों ये ब्रुसेल्स कहाँ की राजधानी है?
तो ब्रुसेल्स जो है दोस्तों ये बेल्जियम की राजधानी है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, जबकि बाकू जो है ये अजरबैजान की राजधानी बाकू है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बेलारूस की राजधानी मिन्स्क। अगला प्रश्न है, प्राचीन ब्राह्मी लिपि को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? आंसर लगाएंगे अशोक के जो है दोस्तों शिलालेखों को पढ़ा था 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिस्प ने। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। अगला प्रश्न है कि ग्राम पंचायत के आय का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2, मेला एवं बाजार। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4, लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना। यह जो है दोस्तों पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है। बता दें कि 73वें संविधान संशोधन, कौन सा? 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो है दोस्तों पंचायतों को, तथा 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जो है कौन नगर पालिकाओं को संवैधानिक रूप से जो है प्रदान किया गया, संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 70 का 4। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था एवं नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी? ध्यान में रखिएगा, आप सिर्फ आपातकाल पे मत चले जाइएगा। ठीक है, आपातकाल में आपको तीसरी पंचवर्षीय योजना ध्यान में आ जाएगा, जो कि गलत होगा। ये आप आगे पढ़ेंगे, चुनाव हुए थे और जनता पार्टी की सरकार बनी थी। तो जनता पार्टी की सरकार बनी कब थी? 1977 ईस्वी में। ठीक है, जब इनकी सरकार बनी थी तो इंदिरा गांधी ने जो है शांति का ब्यौरा दे करके इसे आपातकाल इमरजेंसी लगा दिया था, और बाद में इसका नाम बदल करके कह दिया था कि ये सशस्त्र विद्रोह है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 71 का ऑप्शन नंबर 3, 5वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सा? 5वीं पंचवर्षीय योजना। अच्छा, इस आपातकाल का सेशन क्या रहा था? तो 25 जून को ये लगा हुआ था, 25 जून 1975 से लेकर के 21 मार्च 1977 तक ये रहा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है कि सूची 1 दिया हुआ है और सूची 2 इसमें आपको मैच कराना है। तो कुछ नहीं समझ में आएगा, अगर आप पढ़े लिखे हुए तो अन्नपूर्णा योजना समझ में आता है कि ये 2000 ईस्वी में लागू हुआ था, और आपका एक ही ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर 2, यानी ऑप्शन नंबर 2, यानी सारे के सारे जो मैचिंग किया हुआ बिल्कुल सही है। यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1992 में, अन्नपूर्णा योजना 2000 ईस्वी में, काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977 ईस्वी में, जबकि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1997 ईस्वी में आया था। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है कि पंचायती राज की अन्य संस्थाओं की तरह ग्राम पंचायत के लिए भी अनुदान यानी सब्सिडी का प्रावधान कौन सा करता है? तो ग्राम पंचायत यानी राज्य के अंदर आ जाता है, तो राज्य में कौन करेगा? राज्य वित्त आयोग, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे, अगर राज्य वित्त आयोग की बात आई है तो इसका गठन जो है, राज्य वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 243 के क और अनुच्छेद 243 के वाई के द्वारा किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। एक तरफ जो है दोस्तों एक काट दिया हुआ है यानी दाह, और कृषि संबंध राज्य, यानी कौन सा जो काट है वो किस राज्य में है? तो 74 का आप पहले मिला लेंगे। दहिया जो है वो दोस्तों मध्य प्रदेश का दाह या काट है, जबकि कुरुआ जो है वो झारखंड का है। कुरुआ कहाँ का? झारखंड का। बरिंगा जो है वो कहाँ का है? उड़ीसा का है। और पेड़ा आंध्र प्रदेश का है। तो इस तरह से आंसर निकल करके आता है ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है कि मृगनयनी, क्या है? मृगनयनी महल कहाँ स्थित है? तो मृगनयनी महल जो है दोस्तों ये ग्वालियर में स्थित है। कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो राजा मान सिंह तोमर ने। किसने? राजा मान सिंह तोमर ने इसका निर्माण करवाया था। अच्छा, ये तो ठीक है। एक मृगनयनी बुक भी है, आप इसको भूलेंगे नहीं। मृगनयनी एक बुक भी है जिसका जो प्रसिद्ध रचनाकार कौन थे? तो वृंदावन लाल वर्मा। कौन? वृंदावन लाल वर्मा इसके जो है प्रमुख रचनाकार हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 91 नंबर प्रश्न है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब हुआ था? आंसर लगाएंगे 91 का ऑप्शन नंबर 4, 1 मई 2016 को। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 92 नंबर प्रश्न है दोस्तों, देखेंगे 92 नंबर प्रश्न क्या कहता है। कहता है कि मथुरी लोक नृत्य इनमें से किस राज्य में प्रचलित है? सही आंसर लगाएंगे। मथुरी लोक नृत्य जो है दोस्तों कहाँ है? ये तेलंगाना में प्रचलित है। अच्छा, मिजोरम का क्या है? तो मिजोरम में थंगलाम, नोट करिएगा,
मिजोरम में क्या है दोस्तों, थंगलाम है। गोवा में कौन सा है, तो गोवा में तरंग मेला है। कौन सा, तरंग मेल, नॉट मेला, तरंग मेल जो है ये गोवा में नाच है। जबकि झारखंड का नृत्य जान ले तो झारखंड में दासाई नाच है। क्या है, दासाई नाच, ये झारखंड का है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, कहता है कि संसद की प्राक्कलन समिति है, तो किस प्रकार की समिति है, तो संसद की प्राक्कलन समिति जिसमें केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं, जिसकी कुल संख्या कितनी होती है, 30। यह एक अस्थायी सदस्य समिति है, ध्यान में रखेंगे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, नामदफा, क्या है, नामदफा बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1, अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 95 कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, आंसर लगाएंगे 95 का ऑप्शन नंबर 3, अनाईमुड़ी। इसकी ऊंचाई की बात कर ले तो 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला प्रश्न है कि पूर्वी गोदावरी क्षेत्र में कोया विद्रोह किस वर्ष हुआ था, तो कोया विद्रोह हुआ था ऑप्शन नंबर 4, 1879 से लेकर के 1880 के बीच में, जो कि एक जो है अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया एक दीर्घ अवधि तक चलने वाला विद्रोह था। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है कि भारत में इनमें से किस आनुवांशिक रूप से संशोधित यानी जीएम फसल की कानूनन खेती करने की अनुमति दी गई है, तो 97 का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बीटी कपास। क्या है, बीटी कपास। अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है कि केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक कितना है, तो ये सब कई बार क्वेश्चन पूछा है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो 98 का सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3, 273.15 केल्विन। अच्छा, एक चीज को ध्यान में रखेंगे, एक फॉर्मूला नोट करिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार इससे क्वेश्चन पूछता भी है, चाहे अभी के लिए फायदेमंद हो या फिर आप ग्रुप डी का एग्जाम दे, एनटीपीसी का एग्जाम दे, रेलवे का किसी चीज का एग्जाम दे या टेक्नीशियन का एग्जाम दे। वो फॉर्मूला लिखिए, चेंजिंग फार्मूला, CY5 इक्वस टू में F-32 डिवाइडेड बाई 9 इक्वस टू में K-273 डिवाइडेड बाई 5 इक्वस टू में R बाई में 4। अच्छा, ये R है क्या, तो R जो है ये रोमर है, R क्या है, रोमर है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मैग्नेटिक डिस्क नहीं है, तो 99 का सही आंसर हो जाएगा DVD, एक मैग्नेटिक डिस्क नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, कहते हैं कि 1935 में निम्नलिखित में से किसने शैवाल की संरचना और उनके प्रजनन तंत्र की व्याख्या की थी, सही आंसर लगाएंगे F.E. फ्रिज ने। अगला प्रश्न, संगलन की गुप्त उष्मा क्या है, तो संगलन की जो गुप्त उष्मा है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, ठोस द्रव अवस्था परिवर्तन के लिए गुप्त उष्मा है। अगला प्रश्न कि मेगाबोलास्टिक, क्या है, मेगाबोलास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो आपको बता दें कि एनीमिया जो है दोस्तों लोहा के कमी के कारण होता है, और लोहा किस में मिलता है, तो कोबाल्ट में, यानी साइनोकोबालामिन, और किसका नाम है ये, साइनोकोबालामिन, कोबाल्ट मिलता है ये विटामिन B12 के कारण। तो 102 का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। साथ ही साथ एक चीज को और ध्यान में रखेंगे कि आरबीसी का निर्माण कम होने के वजह से, किसका, आरबीसी का निर्माण कम होने के वजह से मेगाबोलास्टिक एनीमिया जो है रोग उत्पन्न होता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है, VVI क्वेश्चन, इसको नोट करिएगा, ठीक है। तो उभयधर्मी ऑक्साइड की बात पूछ रहा है, तो इसका आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1, जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। अच्छा, कौन कौन सा उभयधर्मी धातु कौन कौन सा है, तो नोट करिए, जिंक, एल्युमिनियम, टिन, इसके बाद PB, ये जो है ये उभयधर्मी धातु हैं जो। अच्छा, ये बताइए कि धातु जो है वो कैसा, धातु का ऑक्साइड होता कैसा है, तो धातु का ऑक्साइड जो है दोस्तों क्षारीय होता है, जबकि अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है। ध्यान में रखेंगे एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट कि सिलिकॉन क्या है, एक उभयधर्मी अधातु है, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि इकोलॉजी, हाँ क्या है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे, इकोलॉजी शब्द यानी डैश ओइकोलॉजी से बना हुआ है, यानी किस तरह का शब्द से बना हुआ है, सही आंसर लगाएंगे यह एक यूनानी शब्द से मिलकर के यह बना हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, हाँ 21 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि नेत्र लेंस के फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है जब नेत्र की पेशियां क्या हो जाती है दोस्तों, तो 121 का सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1, शिथिल हो जाती है और लेंस पतला हो जाता है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि
किसी पिंड का जड़त्व कैसा होता है? आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3, उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन को प्रतिरोधित करता है। जड़त्व के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है, जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपने ऊपर लगने वाले बल का प्रतिरोध करता है। इसलिए क्या हो जाता है, जड़त्व जो है वस्तु के द्रव्यमान का समानुपाती होता है। तो जड़त्व एक वस्तु आप लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, द्रव्यमान, क्या है, मास। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग खनिज की कमी के कारण होता है? सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1, चुकंदर का केंद्र विगलन रोग। ठीक है, जिसको आप हट रोट भी कहते हैं। बता दें कि हट रोग जो है दोस्तों, हट रॉट रोग बोरॉन की कमी की वजह से होता है। किसके? बोरॉन की कमी के वजह से होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, विद्युत के माध्यम से किसी अन्य पदार्थ के ऊपर किसी भी अन्य वांछित धातु के परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, कहता है कि बल्बों में प्रयुक्त टंगस्टन फिलामेंट का गलनांक कितना होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 3422 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है कि 2 प्रकोष्ठ वाला हृदय किसमें पाया जाता है? सही आंसर लगाएंगे 25 का, क्वेश्चन नंबर 126 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मछली में। अगला प्रश्न है कि न्यूरॉन में विद्युत संकेत रासायनिक संकेत में कहां बदलता है? सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2, एक्सॉन के छोर पर। अगला प्रश्न है कि गलत वाक्य को ढूंढिए। इसमें आपको गलत वाक्य पूछ रहा है, तो 128 नंबर क्वेश्चन को हम थोड़ा रीड करेंगे। क्या कहता है कि गोल्जी उपकरण जो कि लाइसोसोम के बनने में शामिल होता है, बिल्कुल सही है। केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया एवं लवक में डीएनए होता है, इसलिए ये अपनी संरचनात्मक प्रोटीन बनाने में समर्थ होते हैं, ये भी सही है। अगला है पॉइंट कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि इनमें एटीपी उत्पादन होता है। ये तीनों के तीनों सही है, तो आंसर क्या निकल कर आता है? ऑप्शन नंबर 4, कोशिका द्रव की प्रद्रव्य भी कहा जाता है, ये गलत है। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 129 नंबर प्रश्न है कि Fe2O3 में FeO में ऑक्सीजन के भारों का अनुपात बताइए। ऑक्सीजन का भारों का पूछ रहा है, यानी इतना इसमें, तो अच्छा ऑक्सीजन का भार कितना होता है? 8, 3 अणु है इसके परमाणु, तो 16 होता है, तो 16 या 48 यानी 48 हो गया। और इसके बाद इसमें फिर कितना 16, तो कितना हो जाएगा 3:1, कटाइए 3 टाइम्स में, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यानी सभी रेडियो की कॉर्डेटा क्या होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन की कमी से क्रिकेट के खिलाड़ियों को पेशियों में प्रायः खिंचाव उत्पन्न होने लगता है, ऐसा क्या कारण है? क्या रीजन के बता पूछ रहा, तो आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4, पायरुवेट का लैक्टिक एसिड में बदलने के कारण ऐसा ये होता है। अगला प्रश्न है, कहता है कि निम्नलिखित में से, एक सेकंड दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना ऊतकों के मरम्मत तथा अंगों में खाली स्थान को भरने में सहायता करती है? तो 132 का सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3, गर्तिका, जिसको एरियोलर कहते हैं। अगला प्रश्न है कि एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रक रॉड, जिसको आप कैडमियम की रॉड भी कहते हैं, यानी आप उसका यूज करते हैं, कैडमियम का रॉड का क्या काम करती है? ये काम क्या करती है? तो सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2, चेन रिएक्शन को नियंत्रित यानी कंट्रोल करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जब किसी उदासीन धातु के गोले को धनात्मक रूप से आवेशित कांच के छड़ के संपर्क में आवेशित किया जाए तो यह गोला क्या हो जाएगा? आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1, इलेक्ट्रॉन ये गंवाएगा। और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है कि प्लैटीहेल्मिन्थीज में पाई जाने वाली एक विशेष उत्सर्जी कोशिका कौन सी है जो किडनी की तरह काम करती है तथा निस्यंदन के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थ को हटाती है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, फ्लेम कोशिका। उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आए तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक आप शेयर करें और हमारे चैनल से कंटिन्यू आप जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। अगला सेट हम खान सर का कल लेकर के आएंगे।